तो जयराम महतो कब तक लोगों को जगाते रहेंगे? 24 आने वाला है और फिर विपक्ष आएगी। अब जैसे आपने कहा कि भैया 5 साल बांट लिए हैं, 5 साल हमारा 5 साल आपका, तो फिर टाइगर जयराम महतो और उनके साथ जुड़े लाखों लोगों का क्या होगा? 24 में फिर क्या होने जा रहा है? क्या है आपका मास्टर प्लान? देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा है कि हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। अगर वर्तमान सरकार, विपक्ष में बैठे लोग अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए कदम उठाते हैं, इस राज्य के हितार्थ के विषय में बात करते हैं, गंभीर होते हुए चिंतन मंथन मनन करते हैं, तो हम लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि भाई एक इस राज्य का निवासी होने के नाते, इस राज्य का एक बेटा होने के नाते अगर ये लोग गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है। इस राज्य का सृजन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के आधार पर तय होता है। अतः युवाओं को आने वाले 2024 में पॉलिटिक्स में उतरना होगा। और भले लोग इसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक दलदल है, लेकिन उस दलदल को साफ करने के लिए आने वाले 2024 में नौजवानों को मुझे लगता है कदम उस कीचड़ पे रखना होगा। हालांकि ये औपचारिक रूप से नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन एक बहुत लंबा कमेंट का जो सिलसिला था, हमने पूछा कि टाइगर जयराम महतो से आप क्या पूछना चाहते हैं। हज़ारों कमेंट्स आए, सब ने कहा कि भैया हम सीएम देखना चाहते हैं, सीएम का चेहरा है जयराम दा, और हम उनको विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। एक वही है जो झारखंड को बदल सकते हैं। इस पर आपको क्या, चूँकि आपने कहा कि भैया नौजवान को आना है 24 में, क्या आप औपचारिक रूप से कह रहे हैं कि हम 24 में आ रहे हैं? निश्चय ही अगर सरकारें ढंग का कार्य नहीं करेगी तो नौजवानों को प्रेरित करेंगे और पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे, लोगों से बात करेंगे। अब सभाओं के बाद हम लोग छोटी छोटी बैठकों में जाएंगे, जहां होगा लोगों से मिलेंगे, गुफ्तगू होगी, रणनीतियां बनेंगी, चिंतन मंथन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं से राज्य चाहे देश की दिशा को बदलना है तो पॉलिटिकल देश में आपको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। और हम लोग चाहते नहीं थे कि यहाँ पर आना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही, पढ़ने वाले छात्रों के बीच में से पढ़ने वाले छात्रों को आना होगा। हालांकि ये जो सवाल है, ये इस पे काफ़ी विवाद हुआ तमिलनाडु को लेकर के। तमिलनाडु का एक खबर चलाया जाता है, काफ़ी पत्रकारों पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि खबर को लेकर के पुष्टि नहीं है कि यह सत्य है या असत्य है, लेकिन एक सवाल उससे उपज पड़ा है। उपज ये कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो झारखंड के लोग बिहार की बात कर लेते हैं, लेकिन झारखंड में मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं है। टाइगर जयराम महतो से उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रवासी जो मजदूर हैं, जो झारखंड के अलावे अन्य जगह जहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी तो है नहीं भैया यहाँ हमारे यहाँ, तो बाहर ही काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य वहाँ दिखता नहीं है, शोषण का शिकार उनको होना पड़ता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका टाइगर जयराम महतो का? हाँ बिल्कुल, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि मेरा जो गांव है वहाँ लगभग 70-75% जो नौजवान हैं तेलंगाना के हैदराबाद, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में जाके काम करते हैं। और उनसे बातों के क्रम में ये जानने में मिला है कि बहुत सारा जो युवा हैं जिनका लगभग 6 महीना से पेमेंट फंसा है, किसी का साल भर से पेमेंट फंसा है, यानी उनमें से मुझे लगता है जो बाहर गए हैं रोजी रोजगार के लिए, उनमें लगभग 10 या 15% ऐसे युवा हैं जिनको कंटिन्यू रेगुलरली पेमेंट मिल पाता है, बाकी का पेमेंट फंस के रह जाता है। उसमें से कुछ प्रतिशत तो ऐसे हैं जो पेमेंट को छोड़कर साल 1.5 साल बाद अपने वतन में, अपने राज्य को वापस चले आते हैं कि चलो भैया पैसा नहीं है, जीवन तो है, अपने गांव वापस चले आए, खेती बाड़ी कर लेंगे। तो इस प्रकार कंडीशन है। जाहिर सी बात है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी दूर है, ना वहाँ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल पाता है, ना ही उनको ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट मिल पाता है, ना ही किसी प्रकार से उन्हें भावनाओं का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाषाओं का भेद है। अगर हमारी भाषा होती तो हम भाषाओं से अगर उनसे कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं भावनात्मक सपोर्ट मिल पाता है, लेकिन भावनात्मक सपोर्ट भी वहाँ मिल नहीं पाता है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और फाइनली थक हार के वे लोग फिर गांव वापस चले जाते हैं। ऐसा मैक्सिमम केस है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी राज्य का गठन और गठन हुआ है, सबसे पहले उस राज्य के जो मूलवासी हैं और उनको पहला अधिकार मिले, चाहे बिहार राज्य हो, यूपी राज्य हो या झारखंड राज्य हो। तो ठीक उसी प्रकार का हम झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन अगर जब तक पॉलिसी आप नहीं लेके आते हैं, जैसे अभी हम लोग विस्थापन पर बात करने आए हैं, तो विस्थापन नीति जब तक आप नहीं बनाते हैं, आप उद्योग नीति नहीं बनाते हैं, तो तब जब तक नीति आपके पास नहीं रहेगी, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर नौजवान रहे चाहे फिर मजदूर रहें, उन्हें कैसे आप लाभ दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, खासकर आप अगर धनबाद और बोकारो और सरायकेला के सेक्टर में चले जाएँ तो लगभग आधे राज्य का भरण पोषण वहाँ से हो सकता है। और हमने तो स्पष्ट कहा है कि हमने तो कभी अन्य राज्यों में भेद का बात ही नहीं कहा, हमने तो कभी 80-20 का बात कहा है, 85-15 का बात कहा है, कि हमने तो 100% प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का बात नहीं कहा है, ना सरकारी सेक्टर में रिजर्वेशन का बात कहा है। कुछ प्रतिशत रहे जो ओपन रहे, जिसमें अन्य राज्यों के लोगों का भी जो हमारे संवैधानिक दायरों में भी अनुपालन होते हुए उन्हें अवसर मिल सके। लेकिन मैक्सिमम जो है वो कहीं ना कहीं इस राज्य के निवासियों को ही देना होगा, क्योंकि इसीलिए इस राज्य का गठन और गठन किया गया है। और ये हमारा राज्य नहीं, बाकी सभी राज्यों का यही रूल है। आप तेलंगाना की बात करें तो 371D के अनुसार उसे विशेष प्रावधान दिया जाता है, कर्नाटक की बात करें, नागालैंड की बात करें, असम की
बात करें, मणिपुर की बात करें, इत्यादि लगभग सभी राज्य हैं जो पूर्ण राज्य हैं, उनका कोई ना कोई राइट्स है, जो उनके जो मूल अधिकार है उस पर मूल वासी का दावा है। अब यही आप कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं बिहार राज्य का नोटिफिकेशन था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। मध्य प्रदेश में भी लिखा मिला टीचर बहाली में कि मध्य प्रदेश का निवासी हो। उड़ीसा में तो बड़ा डेंजर लिखा है उड़िया भाषा का नॉलेज हो, 7वां का पढ़ाई हो। लेकिन जब हम झारखंड की बात आते हैं, झारखंड किसी भी वैकेंसी को देखें तो वहाँ लिखा रहता है ये भारत का नागरिक हो। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को अगर आप यहाँ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, पूरे भारत के लोग को यहाँ निमंत्रण देना चाहते हैं, तो ये जो झारखंड के लोग हैं उनके साथ बेईमानी है। दादा एक अंतिम सवाल लेंगे। ये सवाल नहीं है बल्कि संदेश के रूप में है। इतने साल हो गए, हालांकि 1-2 साल से लगातार आप सक्रिय हैं, उससे पहले भी आपका विचारधारा उस तरीके का रहा जिस वजह से आप यहाँ आज हैं। अपने आप को आज आप कहाँ देख रहे हैं जब झारखंड आज आपको सुन रहा है? जो प्रवासी मजदूर हैं जिसके बारे में जिक्र किए वो आपको मोबाइल के जरिए आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने साल का जो ये सफ़र रहा, हमें लगता है कि झारखंड में पहला ऐसा एक क्रांतिकारी युवा है, नेता को भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। जितनी सभाएं आपने की हैं, लोग आपको बुलाते हैं, जहां आप आए हैं विस्थापित नीति को लेकर के आप बात करेंगे, विस्थापितों के लिए आप बात करेंगे। कैसा लग रहा है अभी, आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं कि भैया हमने सही ट्रैक चुना, या पीएचडी वाला हमारा सिस्टम ठीक था, अभी जाकर कहीं प्रोफेसर हो जाते हैं? देखिए, पहली बात है कि किसी को तो बोलना होगा। सब लोग अगर अपना अपना देखें, अपना अपना सोचें, तो फिर ऐसा ठीक नहीं चल सकता है। और मेरा मानना है कि सबसे पहली बात यहाँ एक प्रचार किया जाता है, जो युवा हैं खासकर पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हुए कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। तो मेरा मानना है कि आप अगर आई हेट पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, जो आज के राजनेता हैं, उनसे आप कहेंगे कि हम नफरत करते हैं चलेगा, लेकिन आप कहते हैं हम राजनीति से नफरत करते हैं, इसका मतलब देश से नफरत करते हैं। क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है और पॉलिटिक्स से ही वो गणतंत्र आपका चलता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि युवाओं को अब आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर सोचना चाहिए, ताकि इस देश का, इस राज्य का भला हो सके। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग अगर पढ़े लिखे युवा हैं तो पीएचडी क्या, अगर हम लोग अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, और मेरा अगर रिक्वायरमेंट होता, नेताजी बोस ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था, हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ संकट में, उनका तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला, तो उसको उन्होंने संकट में डालकर तमाम जो आंदोलनकारी रहे, क्रांतिकारी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, उन्होंने भी अपनी खुशियों को, अपने इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को त्याग कर अपने देश के लिए निछावर किया था। तो ठीक उसी प्रकार हालांकि मानते हैं कि हम लोग की एक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, ड्रीम था पीएचडी करके प्रोफेसर बनना, लेकिन फाइनली अगर इस रास्ते पर लोग लेकर आए हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ नियति की मांग थी, और उस मांग को हम लोग पूरी करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और फिलहाल पाते हैं एक ऐसे जगह पर जहां लोग अपेक्षाएं रखें हैं कि हम लोग एक नई आइडियोलॉजी का सृजन करें, और ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़े। एक चेहरा और शकल सूरत के साथ नहीं, एक विचारधारा जो पनपी है, उस विचारधारा का असर चुनावों में दिखे। और जो चूँकि इसलिए भी, जैसे बहुत सारे लोग अभी देखिए कहेंगे कि भाई हमको नेता का बेटा पसंद नहीं है, हमको कोई रईस विधायक बन जाए तो पसंद नहीं है, कोई अमीर आदमी विधायक बने तो पसंद नहीं है। तो एक बात बताइए, आपको रईस विधायक पसंद नहीं है, आपको अमीर विधायक पसंद नहीं है, आपको राजा का बेटा विधायक बनना पसंद नहीं है, नेता का बेटा विधायक बनना पसंद नहीं है, तो एक गरीब का बेटा, एक पढ़ने वाला साधारण सा लड़का कैसे आगे आएगा? इन्हीं आंदोलन के माध्यम से आएगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, धनबल को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप एक संदेश देना चाहते हैं कि बिना पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है, बिना बाहुबली होकर भी पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जा सकता है, तो मेरा मानना है 2024 झारखंड के लिए एक अवसर है। अगर उसमें सकारात्मक प्रयास होता है, सकारात्मक परिणाम दिखता है, तो लोग उसको उदाहरण पे ले सकते हैं कि नहीं, बिना जो भी अभी तक हमने राजनीति के बारे में सुना था कि धनबल तो माने बाहुबल, इसके आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, इसके आधार पर पॉलिटिकल रिफॉर्म किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक जकरारा जवाब मिलेगा, और लोग, एक आम व्यक्ति में एक उम्मीद जागेगी कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हम बन सकते हैं, अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी क्षमता के दम पर। एक अंतिम सवाल है, कई लोग कह रहे हैं कि आप कोई पार्टी, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या फिर राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा भी है, कोई पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ये एक बहुत ही कम शब्दों में सवाल है जिसको स्पष्ट शब्दों में है। मैंने शुरू से कहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड में रूल कर चुकी हैं, चाहे पूर्व में की हैं या वर्तमान में कर रही हैं, जिनका नाम जुड़ चुका है झारखंड को रूल करने में, उनके साथ तो कतई नहीं जाएंगे। चाहे हम लोग का पॉलिटिकल भविष्य बने ना बने, हम लोग गुम हो जाएं भविष्य में फिर कहीं जाके, कोई मायने नहीं है, लेकिन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं रहेगा। उनमें हम लोग उनके टिकट से और उनके कहे अनुसार, उनके बुलावे पर, उस पॉलिटिकल पार्टियों में जो झारखंड में रूल कर चुके हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए आप भगत सिंह हैं झारखंड के। अंतिम संदेश क्या देंगे युवाओं को?
युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे कि आज आप कहीं जाएं, राज्य की जो स्थिति है, चाहे पढ़ने वाले छात्र हों या फिर पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र जो अन्य प्रदेशों में जाके अपना रोज़गार तलाश कर रहे हैं, सबके साथ सबके जीवन में संकट है। तो उसका एक ही रास्ते से भला हो सकता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म। यानी जो आंदोलन आज हम लोग सड़क में बैठकर कर रहे हैं, धरना देकर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसी धरने के बीच से, उसी सड़क के बीच से एक व्यक्ति को चुनकर सदन के भीतर भेजा जाए, जो हमारे लिए आवाज़ रख सके और जो हमारी बात को वहाँ कर सके। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी, आपके साथ तमाम प्रेस मीडिया का धन्यवाद, आभार। देखिए, जब जब आंदोलन हुए हैं तब तब एक नेता हमेशा से वहां उभर कर निकला है और हमने ये बात पहले भी कही थी। 1 वर्ष गुजर गए हैं और ये बात हम फिर से कह रहे हैं और अपने ही बात पर अडिग हैं टाइगर जयराम महतो। और इनका कहना है कि भैया कोई पार्टी में हमें नहीं जाना है। हालांकि इनके आंदोलन की वजह से इनका नाम पूरे झारखंड में है। अब देखना ये होगा कि 24 में क्या होता है, लेकिन 24 में जो पार्टियां मौजूदा वक्त में या सरकार में हो या विपक्ष में बैठी हो, विधानसभा के सीट में जो बैठे लोग हैं उनके कानों में या उनके दिमाग में टाइगर जयराम महतो चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या होता है। खबरें हम दिखाते रहेंगे, बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, देवीपुर।